नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानाइके के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौते। श्रीलंका के आर्थिक सुधार और उन्नति के लिए सहयोग जारी रखने का दिया भरोसा। भारतीय शांति सेना स्मारक पर किया नमन। पीएम मोदी सर्वोच्च सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित। जताया आभार, बताया दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक। श्रीलंकाई क्रिकेटरों की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। अंतर संसदीय संघ की 150वीं सभा में शामिल होने ताशकंद पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। समकक्ष पीठासीन अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। भारतीय समुदाय और विद्यार्थियों से भी होगी बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान। कहा, अगली चैत्र नवरात्रि तक देश से लाल आतंक का हो जाएगा अंत। नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील। कहा, अब हथियार भी नहीं रोक सकते विकास। खत्म हुआ दिल्ली वासियों के बरसों का इंतजार। लागू हुई आयुष्मान भारत योजना। जरूरतमंदों को मिलेगी मुफ्त इलाज की सुविधा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पिछली आप सरकार पर साधा निशाना। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री की कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ बैठक हुई। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों देशों के बीच समझौतों और सहमति पत्रों का आदान प्रदान भी हुआ। आज श्रीलंका को वापिस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे। श्रीलंका की प्रगति और उसके विकास में भारत ने एक अच्छे मित्र और पड़ोसी होने के नाते पूर्ण सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। श्रीलंका की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलंबो इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर अभूतपूर्व तरीके से औपचारिक स्वागत किया गया। तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिल दार्शनिक और कवि थिरुवल्लुर के विचार दोहराए, जिसमें उन्होंने कहा था, शत्रुओं और चुनौतियों से घिरे होने की स्थिति में सच्चे मित्र से बढ़कर कुछ नहीं। महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। Honorable Narendra Modi, he has always extended hands of friendship to Sri Lanka and the people of the country as a symbol of the great friendship of unstinted support extended by the Prime Minister of India. श्रीलंका की तेज प्रगति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को ग्रांट में बदले जाने और ब्याज दरों को कम करने की घोषणा की। वहीं श्रीलंका के पूर्वी प्रांतों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 2.4 बिलियन लंकन मुद्रा की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच कुल 7 समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ, जिसमें रक्षा क्षेत्र का समझौता अहम है। ये दोनों देशों के बीच पहली बार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों देशों की सुरक्षा
एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर भी मिलकर काम करने के लिए सहमत है। मुख्य समझौतों में ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रा के क्षेत्र में श्रीलंका की क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए भारत पूरी तरह से सहयोग करने के लिए सहमत हुआ है। मछुआरों की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात कही। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। श्रीलंका में रविवार को प्रधानमंत्री मोदी अनुराधापुरा की यात्रा करेंगे। वे वहां रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने संयुक्त रूप से एक एग्रीकल्चर वेयरहाउस, 5000 सोलर रूफटॉप और सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके अलावा भारत श्रीलंका स्थित कई धार्मिक स्थलों के रिनोवेशन के लिए भी सहयोग देता रहेगा। भारत और श्रीलंका सिर्फ पड़ोसी ही नहीं बल्कि विश्वास और मित्रता के साझेदार भी हैं। साथ ही ये कहकर कि श्रीलंका की जमीन को भारत की सुरक्षा के खिलाफ इस्तेमाल कतई नहीं होने दिया जाएगा, ये वादा भी कर दिया कि भविष्य में भी दोनों देश पड़ोसी से ज्यादा सहयोग के साथ आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ रीमा पराशर, कोलंबो, डीडी न्यूज के लिए। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान के लिए भारत की ओर से श्रीलंका का आभार जताया। आज राष्ट्रपति दिशानायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और गहरी मित्रता का सम्मान है। भारतीय शांति रक्षा सेना के सैनिकों की याद कोलंबो में बना स्मारक सेना के अदम्य साहस, शौर्य, वीरता और समर्पण की याद दिलाता है। स्मारक श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के निकट बट्टार मुल्ला में स्थित है और इसे 2008 में स्थापित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। देश, काल और विपरीत परिस्थितियों में अपने कर्तव्य पथ से न डिगने वाले भारतीय सैनिकों के शौर्य की गाथाएं 7 समुद्र पार भी गूंजती हैं। श्रीलंका हो या मिस्र, पोलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार हो या फ्रांस, दुनिया के प्रत्येक कोने में भारतीय सैनिकों की वीर गाथाएं मौजूद हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका, जहां 1200 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। श्रीलंका और भारत के बीच 1987 में एक शांति समझौता हुआ। इसके तहत गृह युद्ध से जूझ रहे श्रीलंका की अखंडता और संप्रभुता के लिए भारतीय सेना ने अपनी जान की बाजी लगा दी। श्रीलंका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सपूतों को नमन किया। उन्होंने अपनी होमेज पे की और ये बहुत अच्छा लगा देखकर कि हमारे प्रधानमंत्री जो है हमारी फौज की कंट्रीब्यूशन को हर वक्त याद रखते हैं। आई फील प्राउड टू हैव बीन पार्ट ऑफ इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस एंड आई फेल्ट प्राउड टू सी दैट इंडियन फोर्सेस हैव अचीव्ड अ लॉट। भारत एज ए पॉलिसी हमेशा शांति प्रिय देश रहा है
और अगर आप देखें यूएन मिशंस जितने भी हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसमें सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिजेंट है वो इंडिया की है। हम इस बात में विश्वास करते हैं वसुधैव कुटुंबकम में, जैसे हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप भी बताती है, हम उस चीज़ के अनुयायी हैं। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जब भी विदेश की यात्राएं की, उन्होंने सर्वोच्च निछावर करने वाले भारतीय सैनिकों के स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साल 2014 में ही नवंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की वीरता की स्मृति में बनाया गया था। साल 2015 में पीएम ने फ्रांस के न्यूवे चैपल में प्रथम विश्व युद्ध स्मारक पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इसी साल उन्होंने नवंबर के महीने में सिंगापुर में आईएनए मेमोरियल मार्कर पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने साल 2017 के जून में इजराइल यात्रा के दौरान हाइफा में भारत के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। पीएम ने इसके बाद सितंबर 2018 में मन की बात में हाइफा की लड़ाई के बारे में बात की थी। जून 2023 में पीएम मोदी ने मिस्र की अपनी यात्रा के दौरान काहिरा में होलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले 4300 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद 2024 के अगस्त में पोलैंड के वार्सो में मॉन्टे कैसिनो की लड़ाई के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यह स्मारक पोलैंड, भारत और अन्य देशों के सैनिकों के बलिदान और वीरता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी के महीने में फ्रांस का दौरा किया था, जहां उन्होंने मार्से में मजाक युद्ध समाधि स्थल पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। इस दौरान उन्होंने अपने जज्बात को सैनिकों के बलिदान के साथ जोड़ा और देशवासियों को ये संदेश दिया कि भूले बिसरे राष्ट्र नायक हमारे देश की धरोहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका दौरे के दौरान कोलंबो में श्रीलंकाई क्रिकेटरों के साथ मुलाकात की है। पीएम मोदी के साथ बैठक में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या, चामिंडा वास, अरविंदा डी सिल्वा, मारवन अट्टापट्टू, रोमेश कालू बेथराना और कुमार धर्मसेना जैसे दिग्गज क्रिकेटर यहां पर शामिल थे। और वहीं श्रीलंकाई टीम के इन सभी दिग्गजों ने पीएम से मिलकर बेहद खुशी जताई। It's a great honor to meet him personally as a 96 team. We just talk about sports and during 96 how we won the World Cup and how we beat India, and also talk about future Sri Lanka, and it went really well. Honorable Prime Minister is, I think, following cricket. He knows everything, and not only as a leader, being the most powerful person in the South Asian countries, and his cricket knowledge is very good, and he knows about the cricket, and talk about 96, about Sanat Jayasuriya, Aravind, and asked me about how we beat India. When you take India is the most powerful country, and when it comes to cricket as well, and all the knowledge he has, and the way we interact with him is really good. It was a great meeting for us to 96 cricket team to have a meeting with the Honorable Prime Minister, and we discussed few things. We just talk about our cricket, the present and the past, what we're going through at the moment, what we do at the moment. It was talking about in general everything, how he took over and how we developed the country as a nation, as India. So we were discussing about that, and he explained everything about what he did for since 2014. So it was a great meeting for us and great experience for us also, because some of the things we have never heard about
about those things, but the Honorable Prime Minister has explained everything about what he has done for India, and also what we want to discuss about the international ground in Jaffna. We also discuss about that also. और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी MDH कश्मीरी MDH जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देश तेजी से नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मार्च के अंत तक नक्सलवाद का खात्मा करने का संकल्प दोहराया। अमित शाह ने आत्मसमर्पण नीति के बारे में कहा कि जो भी गांव खुद को नक्सल मुक्त करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य दिया जाएगा। मोदी सरकार अगले 5 वर्षों में बस्तर को वो सब कुछ देना चाहती है जिसने 50 साल से विकास नहीं देखा। इस बीच छत्तीसगढ़ के 86 नक्सलियों ने तेलंगाना में हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मार्च के अंत तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा करने का संकल्प दोहराया है। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अब वो दौर चला गया है जब बस्तर में गोलीबारी और विस्फोट होते थे। अमित शाह ने माओवादियों से आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा दिया, लेकिन हथियार ना छोड़ने वालों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो, अगली चैत्र नवरात्रि तक यहाँ से लाल आतंक खत्म हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि का अष्टमी है। मैं अभी मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। अमित शाह ने आत्मसमर्पण नीति के बारे में बताते हुए कहा कि जो भी गांव खुद को नक्सल मुक्त करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का विकास कार्य दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वर्ष में बस्तर को वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसने 50 साल से विकास नहीं देखा है। हालांकि ये तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि वे अपने घरों और गांवों को नक्सल मुक्त बनाएंगे। सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। लाल आतंक को जड़ से उखाड़ फेंकने के अभियान को शनिवार को बड़ी सफलता मिली जब तेलंगाना में 86 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं जिन्होंने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले और मुलुगु जिले की पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 66 पुरुष और 20 महिलाएं शामिल हैं। इन्हें तत्काल सहायता के रूप में 25,000 रुपये दिए गए। दंतेवाड़ा से सुमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और वहीं दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू हो गई है। 10 अप्रैल से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बनने लगेगा। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए शनिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता हुआ और इस योजना के तहत निर्धारित इलाज के खर्च का 60% केंद्र और 40% दिल्ली सरकार वहन करेगी। और दिल्ली में योजना लागू होने से लाभार्थियों को 5 लाख का सालाना स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। जिस आयुष्मान कार्ड का दिल्ली के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, वो अब खत्म हो गया है। शनिवार को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का समझौता हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित दिल्ली के सभी भाजपा सांसदों की मौजूदगी में हुए इस समझौते के तहत दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को सालाना 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। साथ ही दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख का टॉप अप भी देगी, यानी दिल्ली के लोगों को अब 10 लाख रुपए का मेडिकल कवर मिलेगा। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि पिछली सरकार के अहंकार के कारण दिल्ली के लोग इस योजना से वंचित रहे। ये उंगली में बड़ी ताकत है, सही जगह बटन दबता है तो आयुष्मान भारत निकलता है, सही जगह बटन दबाता है तो प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन निकलता है, और गलत जगह दबता है तो दवा की जगह दारू बनती है। आयुष्मान भारत योजना से दिल्ली के 36 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। दिल्ली में 10 अप्रैल से आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला दिल्ली देश का 35वां राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में दिल्ली की आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ट्रांसजेंडर सहित गिग वर्कर भी आएंगे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन यानी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। दिल्ली में कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जो वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना, जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के लोग भी अपने मनपसंद अस्पताल में अपनी बीमारियों को इलाज दे सकेंगे। ये हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है। आयुष्मान भारत योजना में 1949 हेल्थ पैकेज हैं, जिनमें 27 अलग अलग विशेष पैकेज भी शामिल हैं। आयुष्मान योजना से देश के 30,000 से ज्यादा अस्पताल जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक देश भर में 37 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना से लोगों के पॉकेट से होने वाले मेडिकल खर्च में 24% की कमी आई है। आयुष्मान भारत योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को पूरा करने और स्वस्थ भारत, विकसित भारत के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहा है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। भगवान राम को समर्पित रामनवमी का त्योहार पश्चिम बंगाल में इस बार भी धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि त्योहार के दौरान राजनीतिक और सांप्रदायिक तनाव की आशंका बनी हुई है। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और इसलिए इस बार की रामनवमी बेहद खास होने वाली है। बीते कुछ वर्षों के अनुभवों को देखते हुए राज्य सरकार से लेकर केंद्रीय एजेंसियां तक पूरी सतर्कता बरत रही हैं। रामनवमी के जुलूस पर कोहराम, ममता सरकार पर उठे सवाल। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर माहौल गर्म है। रामनवमी पर शोभा यात्रा की अनुमति नहीं देने के ममता पुलिस के तानाशाही फैसले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जरिए रोक लगाए जाने के बाद लोगों का उत्साह बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने दावा किया कि 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर बंगाल में लाखों हिंदू शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से अपील की कि इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। इसके साथ ही भाजपा ने ममता प्रशासन और राज्य की पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी उद्यापन करने के लिए, रामनवमी को मनाने के लिए जो व्यवस्था लेनी चाहिए प्रशासन वो व्यवस्था ले। इसमें
कोई भी बाधा डालने की कोशिश को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहाँ तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। ऐसा निकम्मा पुलिस देश में कहीं नहीं है। अभी पूजा हमारा रामनवमी में जुलूस नहीं निकले इसलिए जगह जगह दंगा फसाद कराया जा रहा है और उसी को बहाना लेके पुलिस रोकने का प्रयास कर रहा है। हिंदू समाज का अधिकार है अपने ढंग से पूजा अनुष्ठान मनाने का, उसी अनुसार मनाएगा। पुलिस का शांति रक्षा करना है वो करेगा। एक और जहां प्रदेश में रामनवमी की तैयारियां जोरों पर हैं और झंडे और पोस्टर बनाए जा रहे हैं, तो वहीं टीएमसी सरकार की पुलिस पर्व के लिए विशेष तैयारियों में जुटे दुकानदारों को परेशान कर दुकानों को बंद रखने का फरमान जारी कर रही है। पुलिस प्रशासन बोले हैं कि साइड में होकर रखिएगा, 6 तारीख को साइड में रखिएगा, जुलूस नहीं बंद करने का बोल के गए हैं कि आप साइड में रखिएगा। इसी प्रकार जादवपुर विश्वविद्यालय ने भी कुलपति की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय परिसर में रामनवमी मनाने की अनुमति देने से कथित तौर पर इनकार कर दिया है। 28 मार्च मतलब पिछले फ्राइडे को हमने एक परमिशन लेटर के लिए एक लेटर जमा किया था और हमें कल मतलब एक हफ्ता बाद एक साइंड कॉपी यूनिवर्सिटी ने दिया है कि परमिशन वो ग्रांट नहीं कर सकते, उनके पास अथॉरिटी नहीं है ऑन द ग्राउंड्स कि वीसी का एब्सेंस है। बंगाल में इस बार रामनवमी का जुलूस कितना भव्य होगा इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि शोभा यात्रा के लिए 2500 से ज्यादा आवेदन दिए गए हैं। करीब 60 शोभा यात्राएं तो अकेले कोलकाता में ही निकालने की तैयारी है। इसको देखते हुए पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जा रही है। बीते कुछ वर्षों के दौरान घटित अप्रिय घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार से लेकर केंद्रीय एजेंसियां तक पूरी सतर्कता बरत रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। और वहीं 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुए स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का समापन हो गया और इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्टार्टअप्स के नवोन्मेष को जाना। उन्होंने विभिन्न श्रेणियों में स्टार्टअप महारथी चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। विजेताओं को 10 लाख और 5 लाख की सहायता राशि प्रदान की गई। गौरतलब है कि इस बार स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण में 2,30,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी को देखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार देश में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने में जुटी है और इसके तहत सरकार का विशेष ध्यान अब नए स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने की दिशा में होगा। देश की उन्नति और प्रगति में, देश के इस अमृत काल में विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगले 2-2.5 साल में बनाने के लिए और फिर आगे आज से 10 गुना बड़ी भारत की इकोनॉमी हो, इस बड़े लक्ष्य के लिए हम सब भाग लें, हम सब जुड़े, हम सब इस रेस का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे व्यवसायों और पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए एक वरदान की तरह है और इस योजना ने ऋण प्रदान करके गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु और सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। केरल के गोपी कृष्णन ने इस योजना का लाभ उठाकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व्यवसाय की शुरुआत की। गोपी कृष्णन अब सफल उद्यमी के तौर पर दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महत्वाकांक्षी उद्यमियों को सहायता देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक रूप से वंचितों को वित्तीय समावेशन और सहायता प्रदान करना है। केरल के 34 वर्षीय एनआरआई गोपी कृष्णन ने भारत वापस आकर मुद्रा योजना की मदद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व्यवसाय की शुरुआत की। मुद्रा योजना के तहत गोपी कृष्णन ने 9 लाख रुपए का ऋण लेकर 10 लाख रुपए की शुरुआती निवेश के साथ व्यवसाय शुरू किया। गोपी कृष्णन कहते हैं कि मुद्रा योजना की मदद से वे बहुमंजिला इमारतों, अस्पतालों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए सामान की आपूर्ति सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। मैंने मुद्रा योजना के तहत 9 लाख रुपए ऋण लेने का विकल्प चुना और शेष 1 लाख रुपए मैंने अपनी बचत से लगाकर अपना व्यवसाय शुरू किया। अपने परिवार के मजबूत समर्थन से इस उद्यम की शुरुआत की। व्यवसाय का पूर्व में अनुभव न होने के बावजूद औद्योगिक विकास कार्यालय ने गोपी कृष्णन को व्यवसाय शुरू करने में मदद की। 15 दिनों का प्रशिक्षण गोपी कृष्णन के लिए लाभकारी रहा। इसके बाद बैंक प्रतिनिधियों ने गोपी कृष्णन के आत्मविश्वास को देखते हुए ऋण स्वीकृत किया।
गोपी कृष्णन का मानना है कि लोगों को मुद्रा योजना का लाभ उठाना चाहिए। वहीं वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में व्यवसाय या उद्योग शुरू कर सकता है जिससे वो परिचित है। गोपी कृष्णन ने कर्मचारियों की प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। मुद्रा लोन, आम आदमी को मुद्रा ऋण का लाभ उठाना चाहिए और इसका उचित उपयोग करना चाहिए। आजीविका के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में व्यवसाय या उद्योग शुरू कर सकता है जिससे वह परिचित है। मुद्रा योजना भारत में एक मजबूत उद्यमशीलता इकोसिस्टम को पोषित करने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। मुद्रा योजना ने लाखों लोगों को सपनों और आकांक्षाओं के साथ साथ आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की भावना भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।